नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग को पढ़ना है फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टेट करवाना चाहता हूं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा, ये थ्योरम है छोटी सी, इसका प्रूफ नहीं करना है, केवल स्टेटमेंट आप लोग को समझना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए द फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो इस थ्योरम में क्या बताया गया है? देखिए, इस थ्योरम में क्या बताया गया है कि एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन, यदि आपके पास कोई भी इक्वेशन दी है, एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। कहा गया है कि इसके जो कोफिशिएंट है वो जरूरी है नहीं है कि रियल ही हो, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो कोफिशिएंट होंगे वो आयोटा वाले ही होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आ जाता है। ठीक है, तो रियल नंबर भी हो सकता है कोफिशिएंट, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है कोफिशिएंट। तो विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैज ए हैज ए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स में हम लोग कहेंगे कि रियल रूट भी हो सकता है और इमेजिनरी रूट भी हो सकता है ना? आयोटा वाले भी हो सकते हैं और रियल नंबर भी मिल सकते हैं। तो रियल और इमेजिनरी रूट, तो ये हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, चाहे उसका जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कुछ भी हो, है ना, कोई भी आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो उसका क्या मिल जाएगा आपको? उसका रूट जरूर मिल जाएगा। कोफिशिएंट हैज ए कॉम्प्लेक्स रूट, यानी कि उसका आपको रूट जरूर मिलेगा, चाहे रियल रूट मिले या इमेजिनरी रूट मिले, वो उसका रूट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये हमको बताती है। तो बस इसका स्टेटमेंट ही हमको पढ़ना है, बाकी इसमें हम लोगों को और कुछ नहीं करना है कि प्रूफ वगैरह इसका नहीं करना है। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का जो स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट आप लोग तैयार रखेंगे कि यदि कहीं पर स्टेटमेंट पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बताती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल की। तो देखिए, फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या कहता है? फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रल रेशनल फंक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी पॉलिनोमियल की हम लोग बात कर रहे हैं, फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर्ड फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल एन डिग्री का। तो यहाँ पर हमने एफ एक्स लेट कर लिया पॉलिनोमियल। यहाँ पर लिखो सी नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन। यहाँ पर लिखोगे लास्ट में कांस्टेंट मिलेगा, जिसे आप क्या कहोगे? सी एन। यहाँ पर बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि सी नॉट जो है आपका वो जीरो नहीं हो सकता। सी नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो सी नॉट है यहाँ पर ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि यही जीरो हो जाएगा तो फिर जो पॉलिनोमियल है वो एन डिग्री का तो रह ही नहीं जाएगा, है ना, इस वजह से
एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने क्या लिख लिया, पॉलिनोमियल लिख लिया। अब हमें क्या देखना है, इसका फैक्टर फॉर्म निकालना है। तो फैक्टर कब निकलेंगे, जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करें, है ना, इसको इक्वेशन बनाए। तो यहाँ पर आप लोग इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, ये क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर यदि इक्वेशन बन जाएगी तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहती है, बताती है कि इसका एक रूट जरूर मिलेगा, क्योंकि एक अलजेब्रिक इक्वेशन है ना। अब इसका जो है रूट जरूर मिल जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम आप अलजेब्रा यही कहती है कि आप कोई भी इक्वेशन ले रहे हो तो उसका जो है आपको रूट जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, जीरो हैज ए रूट, हैज ए रूट अल्फा वन, है ना। हमने मान लिया कि इसका जो रूट है वो क्या है, अल्फा वन है। एक रूट इसका क्या है, अल्फा वन, है ना। अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि इसका रूट मैंने क्यों लिखा है। इसका रूट हमको तब मिला है क्योंकि हमको यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में बताया गया है कि कोई भी इक्वेशन होगी तो उसका रूट मिलेगा, चाहे रियल रूट मिले या इमेजिनरी रूट मिले, तो कोई ना कोई रूट मिलेगा। तो इस वजह से हमने इसका एक रूट माना है अल्फा वन। ठीक है, देन यदि अल्फा वन एफ एक्स इजकल टू जीरो का रूट है, देन आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, देन बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि x माइनस एल्फा वन क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, एफ एक्स का, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है ना। अब देखो जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। ये हमने क्या ले लिया, एक इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल ले लिया। यदि हम इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, एफ एक्स इजकल टू 0 कर दें, तो यहाँ पर आप देखोगे कि x इजकल टू क्या रखते हैं कि हमको इसका रूट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं कि x इजकल टू 2 क्या है, इसका एक रूट है, इज ए रूट, है ना। रूट क्यों है, क्योंकि यदि यहाँ पर यदि हम 2 रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ पर रख करके देखना चाहो तो रख सकते हो, 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 यानी कि 4, और प्लस 6 10 हो गया, और 5 2 10 माइनस का, है ना, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक रूट है। एक्स इजकल टू 2 क्या है, रूट है। तो फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि यदि ये रूट है तो x माइनस 2 क्या होगा, इज ए फैक्टर, फैक्टर ऑफ एफ एक्स, एक्स माइनस 2 क्या होगा, फैक्टर होगा। ये हमारी फैक्टर थ्योरम बताती है, जो कि हमने क्लास 1 2 में इसको पढ़ा था। तो इसी तरीके से है कि यदि एफ एक्स इजकल टू 0 का ये अल्फा वन एक रूट है, तो x माइनस अल्फा वन क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ये फैक्टर थ्योरम हमको बताती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। चलिए अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना, x माइनस अल्फा वन क्या है, फैक्टर है। तो हम लोग एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस एल्फा वन, एक्स माइनस एल्फा वन इंटू क्यू एक्स, है ना कुछ क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे समझो, ये आप सोच रहे हो कि सर ये क्यू एक्स कैसे आ गया, तो इसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 इजकल टू 0, इसका जो एक फैक्टर था वो क्या था, तो आप कहोगे कि सर इसका जो फैक्टर अभी हमको मिला था वो x माइनस 2 मिला था, इज ए फैक्टर, है ना, एफ एक्स इज ए फैक्टर। तो यदि ये फैक्टर है, ठीक है, तो एफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि हम x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को जो डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बार जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, ठीक है, माइनस प्लस ये आ जाएगा आपका माइनस का 3x और प्लस का 6, तो -3 बार जाएगा।
है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 6, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो यदि मैं यहाँ से कहूँ कि मैं यहाँ पर fx लिखना चाहता हूँ, मैंने आपको जो अभी पिछली क्लास हुई थी उस पर बताया था कि जिसको डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, है ना। और जो आता है यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं या कोसेंट बोलते हैं इसी को, है ना। तो मैंने कहा था कि ये होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, रिमाइंडर, ये होता है। तो यहाँ से देखो, भाज्य क्या है हमारा, तो भाज्य है हमारा एफ एक्स। एफ एक्स यदि हम यहाँ पर रख देते हैं तो भाजक कितना है, एक्स माइनस टू, है ना। ये फैक्टर था हमारा, एक्स माइनस टू क्या था, फैक्टर था। और फिर इसके बाद भागफल, यानी कि कुछ ना कुछ कोसेंट हमको ये जो मिला है ये हमको जरूर मिलेगा, तो यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं, कोसेंट है ये हमारा, प्लस रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर होगा वो रखेंगे। तो यदि एक्स माइनस टू फैक्टर है तो रिमाइंडर यहाँ पर हमेशा जीरो बचेगा, है ना। यदि ये फैक्टर है एक्स माइनस टू, तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस टू से यदि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें जीरो बचेगा। तो उसी तरीके से है यहाँ पर एक्स माइनस एल्फा वन क्या है, फैक्टर है, तो एफ एक्स का, तो एफ एक्स को यदि हम लिखेंगे तो एक्स माइनस एल्फा वन फैक्टर आ जाएगा, और फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर कोसेंट हमको ये जरूर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। तो ये कोसेंट आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा, तो वो मैंने क्यू एक्स यहाँ पर लिख दिया है। तो इस वजह से मैंने इसको समझा दिया आपको, तो ताकि दिक्कत ना हो किसी को। तो अब इसको हटा दिए दिया जाए यहाँ से। देखो, मैथमेटिक्स को बिल्कुल समझते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि आगे जो चीजें आएंगी बहुत सारी चीजें याद भी करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, है ना। लेकिन जो जो चीजें समझने वाली हैं उनको समझना है, हर चीज को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। तो ये समझ में आ गया, एफ एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स माइनस एल्फा वन इजकल टू क्यू एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यू एक्स क्या है, ये क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल ही तो है ना। ये जो क्यू एक्स है ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। तो जैसे एफ एक्स था वैसे क्यू एक्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ, यदि हम क्यू एक्स को, यदि हम जीरो के इक्वल पुट कर दें, क्यू एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर दें, जैसे एफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट किया था, उसी तरीके से हमने यदि क्यू एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर दिया तो इसका भी एक रूट मिलेगा, है ना। क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि कोई भी आपको एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी है तो उसका आपको रूट जरूर मिलेगा, तो इसका भी आपको एक रूट मिलेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि हैज ए रूट, इसके पास जो रूट है वो क्या है, एल्फा टू है, एल्फा टू इसका रूट है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, तो यहाँ पर फिर से लिखो, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखोगे बाई फैक्टर थ्योरम, एक्स माइनस एल्फा टू इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ क्यू एक्स, क्यू एक्स का फैक्टर क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एल्फा टू। तो अब हम क्यू एक्स को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहो कि सर क्यू एक्स को हम लिख सकते हैं, इसका जो फैक्टर है वो लिख देंगे एक्स माइनस एल्फा टू, और इसका, इसके बाद हमको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कोसेंट मिलेगा, तो मान लेते हैं कि जो हमको यहाँ पर कोसेंट मिलेगा वो क्यू वन एक्स मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो क्यू एक्स की वैल्यू आई है, वो क्यू एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब क्यू एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो जो एफ एक्स बन जाएगा हमारा, एफ एक्स वो क्या बनेगा, तो आप कहो कि सर एक्स माइनस एल्फा वन तो पहले से ही था, तो एक्स माइनस एल्फा वन हमने ये लिख दिया। फिर क्यू एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दी, क्यू एक्स की वैल्यू हमने ये रख दी, एक्स माइनस एल्फा टू, एक्स माइनस एल्फा टू इंटू क्यू वन एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमने एफ एक्स निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर Q1x आ गया, तो जब Q1x आ गया है तो इसी तरीके से यदि हम Q1x को जीरो के इक्वल पुट करें तो यहाँ पर हमको Q1x का भी एक रूट मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से एक बार और करके दिखा देता हूं मैं आपको, इफ Q1x को यदि हम जीरो के इक्वल पुट कर दें तो इसका भी क्या मिलेगा, एक रूट मिल जाएगा, है ना। क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि कोई भी इक्वेशन होगी अलजेब्रिक इक्वेशन तो उसका एक रूट मिलेगा। तो मान लेते हैं अल्फा थ्री इसका रूट है, यदि अल्फा थ्री इसका रूट है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि इसका एक फैक्टर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखो बाई फैक्टर थ्योरम, एक्स माइनस एल्फा थ्री इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर बनेगा, Q1x का,
ठीक है। यदि Q1x का ये फैक्टर है तो हम Q1x को कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर Q1x को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका फैक्टर लिख देंगे x माइनस एल्फा थ्री और कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोसेंट हमारा Q2x आ गया। ठीक है। अब इसके बाद जो Q1x की वैल्यू आ गई है, तो Q1x की वैल्यू को अब यहाँ पर फिर से रख सकते हैं हम लोग। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से fx निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पर fx क्या बन जाएगा अब? तो यहाँ पर fx जो बनेगा वो बन जाएगा x माइनस एल्फा वन तो पहले से था, x माइनस एल्फा टू भी पहले से था। Q1x की वैल्यू रख दो तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एल्फा थ्री और Q2x। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है सर जी, इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अब जैसे Q2x आ गया तो Q2x को जीरो के इक्वल पुट करो, इसका भी एक रूट मिलेगा, है ना? तो इस तरीके से ये कहानी हमारी चलती जाएगी। ठीक है, ये कहानी हमारी इसी तरीके से चलती जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे बना लो डैश डैश। ठीक है, इस तरीके से ये कहानी हमारी आगे चलती जाएगी। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि fx को हम कैसे लिख सकते होंगे? तो आप कहो कि सर fx को हम इसी प्रकार से लिख पाएंगे कि x माइनस एल्फा वन, एक्स माइनस एल्फा टू, फिर x माइनस एल्फा थ्री और इसी तरीके से आगे जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस एल्फा एन। एन रूट मिलेंगे, है ना? क्योंकि एन डिग्री का पॉलिनोमियल था। अभी आपको ये भी बताऊंगा कि एन रूट ही क्यों मिलेंगे, अभी ये भी बताऊंगा, समझते जाओ, धैर्य रखो थोड़ा सा। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई। इसी तरीके से आगे हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, है ना? Q2x को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, फिर Q3x को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो इस तरीके से ये हमारे ये फैक्टर मिलते जाएंगे। ठीक है, और ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे। लेकिन अब देखो इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा चीज और समझो। देखो यहाँ पर जब हमने x माइनस एल्फा वन इसका फैक्टर था, तो x माइनस एल्फा वन से जब हमने fx को डिवाइड किया, फिर से समझो, x माइनस एल्फा वन क्या था? फैक्टर था fx का। तो fx को हमने x माइनस एल्फा वन से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या बचा? qx हमको कोसेंट मिल गया है ना? qx क्या मिल गया? कोसेंट मिल गया। तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि qx की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? fx की डिग्री कितनी थी? n थी, है ना? fx की डिग्री कितनी थी? n थी। तो यदि हम एक बार डिवाइड करते हैं उसके फैक्टर से तो हमको जो कोसेंट मिलता है उसकी डिग्री कितनी होती है? आप लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन में पढ़ा है, कोसेंट निकालते थे तो उसकी डिग्री जो आती थी वो एक इससे कम होती थी, है ना? समझ में आ रही है ना बात जो मैं बता रहा हूँ? तो इसकी डिग्री क्या होती थी? एक कम होती थी। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि जो QX की डिग्री होगी वो क्या होगी? तो आप कहोगे कि सर FX की डिग्री हमारी n थी, तो QX की डिग्री हो जाएगी n माइनस वन, एक हमारी कम हो जाएगी डिग्री, है ना? ये मैं QX की डिग्री की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से इसी तरीके से जब यहाँ पर Q1X निकालोगे, Q1X निकालोगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि n माइनस टू हो जाएगी, n माइनस टू हो जाएगी डिग्री, है ना? फिर इसी तरीके से जब आगे आप Q2X निकालोगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे जो Q2X होगी इसकी डिग्री हो जाएगी n माइनस थ्री। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ से आप क्या बता पा रहे हो? यहाँ से ये बता पा रहे हो कि जैसे इसकी डिग्री, ये जो पॉलिनोमियल था हमारा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो n इक्वल टू, यदि मान लो 5 ले लेते हैं, है ना? या आप मान लो कि n इक्वल टू हमने और छोटा मान लेते हैं 3 ले लिया है ना? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो एक बार जो यहाँ पर QX आएगा इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। सॉरी 3 थी तो यहाँ पर 2 होगी, है ना? एक कम हो जाती है तो यहाँ पर 2 हो जाएगी। फिर और इसके बाद आगे आएंगे तो फिर से डिवाइड करेंगे तो Q1X की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर जब अगली बार फिर से हम डिवाइड करेंगे तो जो Q2X आएगा तो Q2X की डिग्री कितनी हो जाएगी? तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0, है ना? तो डिग्री 0 होने का मतलब क्या है? x की पावर 0, है ना? जैसे मैंने लिख दिया C नॉट x की पावर 0, इसकी डिग्री 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट है ना? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट में एक टर्म ऐसी आएगी जब डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना? n माइनस थ्री, n माइनस टू, n माइनस फोर, n माइनस फाइव, n माइनस सिक्स, इस तरीके से करोगे आगे तो एक बार आएगा n माइनस n भी आ जाएगा, है ना? तो n माइनस n मतलब 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री आएगी तो आपको वहां पर एक कांस्टेंट भी मिल जाएगा। तो जब कांस्टेंट मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको एक
कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स इजकल टू हमारा क्या बन जाएगा, तो एफ एक्स बन जाएगा सी नॉट, हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट मिल जाएगा, एक्स माइनस एल्फा वन, एक्स माइनस एल्फा टू, एक्स माइनस एल्फा थ्री, और अप टू एक्स माइनस एल्फा एन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना कि सी नॉट कैसे कांस्टेंट आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको एक कांस्टेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल का, एन डिग्री के पॉलिनोमियल का फैक्टर्ड फॉर्म कहलाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये समझिए, ये जो रिजल्ट हमने निकाला है, ये जो रिजल्ट हमने निकाल दिया, क्या ये रिजल्ट यदि हमको कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो हम हर पॉलिनोमियल के लिए इस तरीके से इसका फैक्टर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई हमको एन डिग्री का पॉलिनोमियल दिया है तो क्या हर पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, है ना, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए कि लेट एफ एक्स इजकल टू जीरो, एफ एक्स इजकल टू जीरो बी ए इक्वेशन, बी ए इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। एन डिग्री की हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, वी हैव वी हैव एल्फा वन, एल्फा टू टू एल्फा एन एज एन डिस्टिंक्ट रूट्स, एज एन डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, इसके क्या है, एन डिस्टिंक्ट रूट है ऑफ द इक्वेशन। तो यहां पर हमने एक एन डिग्री की इक्वेशन ली है और उसके एन रूट हमने लेट कर लिए, क्योंकि इक्वेशन है तो उसके रूट तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो हमने एन रूट इसके लेट कर लिए हैं। अब एन रूट ही क्यों मिलेंगे, क्या इससे ज्यादा रूट भी मिल सकते हैं, ये भी मैं भी बताऊंगा आपको, इसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एन रूट लिख लिए हैं। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यदि इसकी एन रूट है तो क्या हम इसको हर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख पाएंगे कि या नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अभी केवल इतनी बात कर रहे हैं हम। तो देखो यहाँ पर एफ एक्स इजकल टू जीरो हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, तो यदि इसका रूट है एल्फा वन, यदि एल्फा वन क्या है, इसका रूट है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं एफ एक्स को, तो आप कहो कि सर एफ एक्स को हम लिख सकते हैं, एफ एक्स रूट है तो एक्स माइनस एल्फा वन इसका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमको कुछ कोसेंट मिल जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं सिंस एल्फा टू इज आल्सो ए रूट रूट ऑफ एफ एक्स, है ना, एफ एक्स का रूट एल्फा टू भी तो है, तो यदि एल्फा टू रूट है तो एफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह पर एल्फा टू रख दो। तो यहां पर हम लोग रख देते हैं, दिस इंप्लाइज कि एफ एल्फा टू। ठीक है, और भाई जहां जहां पर एक्स है वहां सभी जगह पर एल्फा टू रख दीजिए। तो यहाँ पर एल्फा टू माइनस एल्फा वन क्यू एक्स, क्यू एक्स, एक्स की जगह पर क्या रखना है, एल्फा टू रखना है। तो देखो यदि ये एल्फा टू रूट है एफ एक्स का, तो मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल लेकर के बताया है कि यदि रूट है तो आप यदि उस वैल्यू को रखोगे तो जीरो मिल जाएगा, है ना। मैंने ऐसा कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इजकल टू जीरो, ऐसा है। मैंने कहा था कि टू इसका क्या है, रूट है, इज ए रूट, है ना, ये एफ एक्स मान लो। तो यदि ये टू इसका रूट है तो यहाँ पर आप यदि टू रख दोगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, तो यानी कि टू की पावर टू हो गया, माइनस फाइव इंटू टू हो गया, प्लस सिक्स इजकल टू जीरो मिल जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से यदि एल्फा टू रूट है तो एफ एल्फा टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग एफ एल्फा टू की वैल्यू जीरो रख दीजिए, इजकल टू एल्फा टू माइनस एल्फा वन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू एल्फा टू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एल्फा टू और एल्फा वन, यहाँ पर मैंने लिखा है कि एल्फा वन एल्फा टू ये जो भी रूट है ये सभी क्या है, डिस्टिंक्ट रूट है, यानी कि अलग अलग रूट है।
है ना, कोई भी एक इक्वल नहीं है। यदि ये अलग अलग है तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो जीरो नहीं है, अल्फा टू माइनस अल्फा वन ये हमारा जीरो नहीं है। तो यदि दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, तो यदि पहला नंबर जीरो नहीं है फिर तो फिर दूसरा नंबर तो जीरो होना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं क्यू अल्फा एक्स अल्फा टू क्या होगा, हमारा जीरो होगा। यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि फिर क्यू अल्फा टू को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि क्यू अल्फा टू जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा टू किसका रूट है, क्यू एक्स का रूट हो गया, है ना। यहाँ पर ये क्यू एक्स आया था ना, तो अल्फा टू रखने पर एक्स की जगह पर अल्फा टू रखने पर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि अल्फा टू किसका रूट है, क्यू एक्स का रूट है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा टू इज ए रूट ऑफ क्यू एक्स का रूट है अल्फा टू। तो यदि क्यू एक्स का रूट है अल्फा टू, तो हम क्यू एक्स को कैसे लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि क्यू एक्स को सर हम लिख सकते हैं अल्फा टू रूट है इसका, तो इसका फैक्टर बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा टू, और यहाँ पर कुछ कोसेंट आ जाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका कोसेंट आ गया क्यू वन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्यू एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये जो क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, इसको कहाँ पर रख दोगे, यहाँ पर जो ये क्यू एक्स है यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो आप, तो जब यहाँ पर रखोगे तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा। एफ एक्स इजकल टू क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस एल्फा वन पहले से था, क्यू एक्स की वैल्यू हमने रख दी एक्स माइनस एल्फा टू इंटू क्यू वन एक्स, तो ये हमारा क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि अल्फा टू क्या था, रूट था, इसी तरीके से आगे अल्फा थ्री भी इसका रूट मिलेगा, है ना, अल्फा थ्री भी तो रूट है इसका। यदि अल्फा थ्री भी इसका रूट है, तो यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर लिखिए अल्फा थ्री भी इसका रूट है, तो यदि अल्फा थ्री भी रूट है तो अल्फा थ्री भी इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, है ना, एफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स की जगह पर अल्फा थ्री डाल दीजिए, जहां जहां पर एक्स है वहां पर अल्फा थ्री डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी अल्फा थ्री माइनस अल्फा टू हो गया, और यहाँ पर क्यू वन अल्फा थ्री हो गया, एक्स की जगह पर अल्फा थ्री डाल दीजिए। अब देखो अल्फा थ्री और अल्फा वन इक्वल तो है नहीं, सभी डिस्टिंक्ट रूट हमने लेट किए हैं, तो ये डिस्टिंक्ट रूट है तो अल्फा थ्री माइनस अल्फा वन जीरो नहीं होगा, है ना। ये अल्फा थ्री माइनस अल्फा टू भी जीरो नहीं होगा। और एफ अल्फा यानी कि अल्फा थ्री तो रूट है एफ एक्स का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एफ अल्फा थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ये तो जीरो हो गया, यहाँ से बच गया एफ अल्फा थ्री माइनस अल्फा वन और अल्फा थ्री माइनस अल्फा टू, और यहाँ से मिल गया क्यू वन अल्फा थ्री, है ना। तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दो कि ये अल्फा थ्री माइनस अल्फा वन जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो फिर क्या जीरो होगा, फिर क्यू वन अल्फा थ्री हमारा जीरो होगा। तो यहाँ से लिख लीजिए दिस इंप्लाइज क्यू वन अल्फा थ्री को जीरो होना पड़ेगा। और क्यू वन अल्फा थ्री जीरो होने का मतलब क्या है, क्यू वन अल्फा थ्री होने का जीरो का मतलब यह है कि ये क्यू वन एक्स ये यहाँ पर था, है ना, क्यू वन एक्स था, इस पर हमने अल्फा थ्री वैल्यू डाल दी एक्स की जगह पर, तो हमें जीरो मिल गया, है ना। अल्फा थ्री वैल्यू डालने पर यदि हमको जीरो मिल रहा है तो अल्फा थ्री क्या है, क्यू वन एक्स का एक रूट है ना। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अल्फा थ्री इज ए रूट ऑफ क्यू वन एक्स, है ना। और यदि क्यू वन एक्स का रूट है तो हम क्यू वन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा थ्री रूट है तो एक्स माइनस अल्फा थ्री इसका एक फैक्टर बन जाएगा, और यहाँ पर भी हमको क्या मिल जाएगा, एक कोसेंट मिल जाएगा, है ना, क्यू टू एक्स मान लो, तो ये हमको यहाँ पर एक कोसेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्यू वन एक्स आ गया। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारी इक्वेशन थी, यहाँ पर एफ एक्स में क्यू वन एक्स की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो एफ एक्स हमारा क्या बन जाएगा, तो आप लिखो एफ एक्स इजकल टू मिल जाएगा एक्स माइनस अल्फा वन फिर एक्स माइनस अल्फा टू
फिर Q1x की वैल्यू x माइनस अल्फा 3 और फिर Q2x। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आगे यदि हम बढ़ते जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो ये जो अभी हमारा रिजल्ट हमने फैक्टर फॉर्म प्रूफ किया है, ये वाला, ये हमको इसी तरीके से मिल जाएगा x माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा थ्री, इस तरीके से x माइनस अल्फा n तक हमको मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमको सी नॉट भी मिल जाएगा, है ना। क्यों सी नॉट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये कोसेंट आ रहे हैं, इन सभी की डिग्री क्या हो रही है, एक एक कम होती जा रही है। ठीक है, इन सभी की डिग्री क्या होती जा रही है, एक एक कम होती जा रही है। ये जो यहाँ पर क्यू एक्स आया है, इसकी डिग्री क्या होगी, एन माइनस वन होगी। फिर यहाँ पर जो Q1x आया है, इसकी डिग्री कितनी होगी, एन माइनस टू होगी। फिर इसी तरीके से जब आगे आप बढ़ते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि एन माइनस एन डिग्री का, यानी 0 डिग्री का भी एक पॉलिनोमियल मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको फिर एक कांस्टेंट भी मिल जाएगा, सी नॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं सी नॉट नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ कि इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमको एफ एक्स क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा सी नॉट एक्स माइनस एल्फा वन, एक्स माइनस एल्फा टू, एक्स माइनस एल्फा थ्री, अप टू एक्स माइनस एल्फा एन। ठीक है, इस तरीके से ये हमको मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया है ना, उसको हम फैक्टर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख पाएंगे। कोई भी पॉलिनोमियल यदि हमको दिया है तो उसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे, ये मैंने आपको वेरीफाई करके बता दिया। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मैंने आपसे कहा है कि इसके, ये जो यहाँ पर इक्वेशन थी, है ना, एफ एक्स कहोगे तो पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया तो वही इक्वेशन बन गई। ये जो इक्वेशन है, इसके मैंने एन रूट लिए हैं, एन रूट लिए हैं। अब आपको यहाँ पर सोचना है कि सर एन रूट ही क्यों हो रहे हैं, है ना, इससे ज्यादा ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ज्यादा रूट लेकर के हम देखते हैं, क्या इसके ज्यादा रूट हो सकते हैं एन से। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, नाउ हमने ले लिया अल्फा, है ना, यहाँ पर इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ रूट को, अल्फा, ए रूट ऑफ एफ एक्स का रूट हमने एक अल्फा ले लिया, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम ऑल अल्फा आई, है ना। जो हमने अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन जो भी रूट लिए थे, उनसे एक डिफरेंट रूट हमने अल्फा ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए जो अल्फा आई है वो कैसे है, यहाँ पर लिख लीजिए वेयर आई इज इक्वल टू वन टू एन। तो अल्फा वन, अल्फा टू अप टू अल्फा एन जो भी है, उनसे एक डिफरेंट रूट हमने ले लिया अल्फा। यदि अल्फा रूट है इसका, तो इस पॉलिनोमियल को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखिए, देखो हमने एक डिफरेंट इसका रूट ले लिया, है ना, तो हमारे पास क्या था, एफ एक्स इजकल टू जीरो, तो एफ अल्फा हो जाएगा इजकल टू जीरो। ये इक्वेशन बने, है ना, सेटिस्फाई करेगा ये, यदि रूट है तो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि यदि हम अल्फा यहाँ पर रख देंगे तो इक्वल टू जीरो मिल जाएगा हमको। अब यहाँ से देखो एफ अल्फा इजकल टू, यहाँ पर जो हमारा इसका फैक्टर फॉर्म था वो क्या था, पॉलिनोमियल का, तो आप लिखोगे कि सी नॉट और अल्फा रूट है ना, तो एक्स की जगह पर सभी जगह पर क्या रखोगे, अल्फा रख दोगे, है ना, क्योंकि ये रूट है, हमने रूट माना है। ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा वन, अल्फा माइनस अल्फा टू, फिर अल्फा माइनस अल्फा थ्री, अप टू अल्फा माइनस अल्फा एन। तो देखो ये जो एफ अल्फा की वैल्यू है, एफ अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहो कि सर एफ अल्फा की वैल्यू तो जीरो है, तो हमने यहाँ पर रख दिया जीरो। अब बताओ यहाँ पर ये सी नॉट है, अब यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा वन कभी जीरो हो सकते हैं, तो आप कहो कि सर नहीं, जीरो नहीं हो सकते हैं, ये जीरो के इक्वल तो नहीं होंगे, है ना, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट रूट लिया है हमने अल्फा अल्फा आई से।
यहाँ भी जीरो नहीं होगा क्योंकि अल्फा और अल्फा टू दोनों डिफरेंट है, अल्फा और अल्फा थ्री डिफरेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा, है ना। यानी कि इस साइड हमारा क्या नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो अल्फा माइनस अल्फा वन, अल्फा माइनस अल्फा टू, और अल्फा माइनस अल्फा थ्री, अप टू अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो राइट हैंड साइड था हमारा वो जीरो आ गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है वो जीरो के इक्वल नहीं आया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फिर अल्फा क्या है, इसका रूट नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज अल्फा कैन नॉट बी ए रूट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रूट ऑफ एफ एक्स, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जैसे पॉलिनोमियल एन डिग्री का दिया है तो आप उससे एन से ज्यादा यदि कोई अ, ले रहे हो रूट, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। एन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एन रूट ही आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी ये थ्योरम भी है ना, लेकिन थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है हमें, यहाँ पर केवल स्टेटमेंट ही देखना है। तो इसका स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, यहाँ पर नोट के रूप में मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ इस थ्योरम को, नोट, है ना। और बेसिकली ये है आपकी थ्योरम। तो यहाँ पर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एन इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, यदि एन डिग्री की आपके पास कोई इक्वेशन है ऑफ डिग्री एन, कैन नॉट हैव मोर देन एन डिस्टिंक्ट रूट, एन डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, एन रूट से ज्यादा आपको नहीं मिल सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल रूट का। ठीक है, तो मल्टीपल रूट को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर लिख लीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल रूट की, मल्टीपल रूट। ठीक है, तो मल्टीपल रूट में क्या है, चलिए मैं इसका स्टेटमेंट ही पहले लिखे दे रहा हूं। देखो इस पर यह बताया गया है कि एवरी इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन हैज एग्जैक्टली एन रूट्स if a root if a root of multiplicity m be counted as m roots, m roots। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो जैसे कि आपके पास मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको यदि हम लोग सॉल्व सबसे पहले तो देख लो कि इसकी डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, तो आप कहोगे सर इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारी कितनी है, 2 है ना। 2 डिग्री की इक्वेशन है ये। तो इसके कितने रूट मिलना चाहिए, 2 रूट मिलना चाहिए। ये तो बात सही है कि यदि n डिग्री की कोई इक्वेशन है तो उसके n रूट हमको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रूट सेम हो जाए, है ना। जैसे कि ये इक्वेशन है, इसके यदि हम लोग रूट निकालेंगे
तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x यदि हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा x-5, और यहाँ पर -5 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा x-5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x-5 और x-5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमको रूट मिल गए वो क्या मिल गए, तो आप कहो कि सर हमको रूट मिल गया 5, ठीक है। रूट 5 मिला है, लेकिन हमको दो रूट मिलना चाहिए, तो दूसरा रूट भी क्या है, 5 ही है। तो ऐसा नहीं है कि यदि दोनों रूट सेम आ गए हैं तो उसको एक रूट गिनिए। वो कह रहा है कि यदि मल्टीप्लिसिटी m है ना, यदि दो रूट आए हैं सेम है तो उनको m रूट ही काउंट करिए, यानी कि दो रूट यदि सेम आए हैं, मल्टीप्लिसिटी यदि सेम है तो फिर m रूट ही काउंट करिए, यानी कि दो रूट आए हैं तो फिर दो रूट इनको सेम रूट नहीं मानेंगे, एक रूट नहीं मानेंगे, इनको अलग अलग दो रूट मानेंगे, ठीक है। तो 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो दो रूट आपको तब भी मिल जाएंगे यदि मल्टीप्लिसिटी आपको यहाँ पर दिख रही है तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये मल्टीपल रूट भी आपको इक्वेशन में मिल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल रूट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक ही रूट काउंट करिए। यदि मल्टीपल रूट मिल रहे हैं तब भी आपको उसको, जो भी मल्टीप्लिसिटी है उसकी, उतने रूट आपको काउंट कर लेना है। इसकी दो मल्टीप्लिसिटी है तो दो रूट आप इसके इस तरीके से काउंट कर लेंगे। तो समझ में आ गया, मल्टीपल रूट इस तरीके से बताया गया। बाकी यहाँ से आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है कि मल्टीपल रूट आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा। आपको कोई एक न्यूमेरिकल कोई एक इक्वेशन देगा, वहां से जो भी क्वेश्चन पूछना होगा वो पूछेगा, ठीक है। और ये जो बात यहाँ पर मैंने आपको बताई है, ये वाली, इसी बात को दूसरे शब्दों में भी हम ये कह सकते हैं कि देखो, एक तो हमने ये कह दिया कि यदि एग्जैक्टली एन रूट मिलते हैं, और यदि किसी रूट की मल्टीप्लिसिटी m है तो उसको m रूट ही हम काउंट करेंगे, है ना। यदि दो बार आया है तो फिर उसको दो रूट ही हम काउंट करेंगे। इसी चीज को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको हम लोग कितने लीनियर फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, दो लीनियर फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ये 2 डिग्री की इक्वेशन थी, है ना। तो इसके हम यदि ऐसा ना कहें कि इसको दो रूट मिल रहे हैं, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके जो लीनियर फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, दो लीनियर फैक्टर बनेंगे, है ना। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको भी स्टेट किए दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल और इंटीग्रल रेशनल फंक्शन, या कोई भी पॉलिनोमियल हो, या उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रल रेशनल फंक्शन भी बोल देते हैं। इसी वजह से शुरुआत में ही मैंने आपको इंटीग्रल रेशनल फंक्शन और पॉलिनोमियल बता दिया था ना, कि ये एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। इंटीग्रल रेशनल फंक्शन ऑफ डिग्री n, यदि n डिग्री का है तो उसके पास कितने लीनियर फैक्टर मिलेंगे, n लीनियर फैक्टर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए n ए प्रोडक्ट ऑफ n लीनियर फैक्टर, n लीनियर फैक्टर, यहाँ पर आप लोग इसको n लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने दिखाया, देखो यहाँ पर आपने ये लीनियर फैक्टर इसके लिखे हैं, तो ये किसके लीनियर फैक्टर है, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि ये जो हमारा एफ एक्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो इस एफ एक्स के लीनियर फैक्टर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, इसके लीनियर फैक्टर यहाँ पर हमको मिल गए, है ना। इसकी जो डिग्री थी वो कितनी थी, दो थी, इस वजह से हमको इसके दो लीनियर फैक्टर मिल गए। तो चाहे ये कह दीजिए दो लीनियर फैक्टर मिल जाएंगे, या ये कह दीजिए कि इसके दो रूट मिलेंगे, चाहे आप मल्टीपल रूट की बात कर लीजिए या डिस्टिंक्ट रूट की बात कर लीजिए, दो रूट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ आइडेंटिकल पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल यहाँ के बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को भी आप लोग लिख लीजिए, आइडेंटिकल पॉलिनोमियल, आइडेंटिकल पॉलिनोमियल।
देखिए आइडेंटिकल पॉलिनोमियल क्या होता है कि यदि आपके पास, आइडेंटिकल का मतलब समझते हो ना, जैसे कि आप शीशे के सामने, मिरर के सामने यदि आप खड़े हो जाओ तो आपका इमेज बिल्कुल आइडेंटिकल आपको दिखाई देगा मिरर में, है ना, यानी कि बिल्कुल एक जैसा, हूबहू, कुछ भी अंतर ना हो। जहां पर आंख है वहां पर आंख दिखाई दे, जहां पर नाक है वहां पर नाक दिखाई दे, जहां कान है वहां कान दिखाई दे। इसका मतलब होता है बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल, है ना। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल हूबहू जैसा एक व्यक्ति है उसी की इमेज आप देख पाओ जैसे मिरर में, उस तरीके से। तो आइडेंटिकल, यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात की गई है, तो दो पॉलिनोमियल आइडेंटिकल एक जैसे कब होंगे, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, इफ टू पॉलिनोमियल, इफ टू पॉलिनोमियल इन एक्स, है ना, एक्स वेरिएबल में हम लोग पॉलिनोमियल देख रहे हैं। यदि हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं, कौन कौन से, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस, इस तरीके से यहाँ पर लिखिए ए एन, एंड, यहाँ पे लिखिए एंड, दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास बी नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस बी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस अप टू बी एन। ये दो पॉलिनोमियल है, तो इनको हम आइडेंटिकल कब बोलेंगे, या यहाँ पर सीधे ऐसा लिख लीजिए, आर द सेम, आर द सेम फॉर all values of the variable if and only if they have सेम डिग्री। यदि इन दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम होना चाहिए, सेम डिग्री, एंड ऑल द कोफिशिएंट एंड ऑल द कोफिशिएंट, जिनके कोफिशिएंट हैं सभी, वो क्या होने चाहिए, इन करस्पॉन्डिंग टर्म्स में इक्वल होना चाहिए। कोफिशिएंट्स इन corresponding terms corresponding terms are the same, are the same। बात समझ में आ रही है। करस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर आप बात करो पहले वाले में x की पावर n की, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, a नॉट है। तो इसी प्रकार से x की पावर n यहाँ पर भी देखोगे, इसका जो कोफिशिएंट है वो है b नॉट। फिर से समझ लो, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का मतलब ये है कि यदि आप यहाँ पर x की पावर n ले रहे हो तो यहाँ पर भी x की पावर n लोगे, दूसरे पॉलिनोमियल की भी। तो इन दोनों के कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, यानी a नॉट और b नॉट यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से इसका मतलब ये है कि यदि आपको a नॉट किसके इक्वल मिल जाए, b नॉट के इक्वल मिल जाए, और a1 किसके इक्वल मिल जाए, b1 के इक्वल मिल जाए, इसी तरीके से a2 b2 के इक्वल मिल जाए, इसी तरीके से an जो है वो bn के इक्वल मिल जाए, सभी कोफिशिएंट जो है वो करस्पॉन्डिंग टर्म्स के इक्वल हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहली टर्म x की पावर n की लोगे तो यहाँ पर भी आप x की पावर n के जो टर्म्स है उसको लोगे। तो इनके जो कोफिशिएंट हैं ये यदि इक्वल हो जाते हैं सभी टर्म्स के, तो फिर दोनों पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे, या हम ये कहें कि आइडेंटिकल पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ जो आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं मैं बता देता हूँ, वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, है ना। लेकिन चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि पेज नंबर 19 में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर कहा गया है फाइंड ए
फाइंड ए क्यूबिक इक्वेशन, फाइंड ए क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन हैविंग द रूट, हैविंग द रूट 0, 1, 2 है ना, ये रूट है इसके, तो हमें इक्वेशन फाइंड करना है और क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो यदि ये इक्वेशन का रूट है ना, तो इसको हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, है ना, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि सर ये लिखेंगे हम इसको x-0, x-1 और x-2, है ना। भाई किसी भी पॉलिनोमियल को हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यदि रूट हमको दिए हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तो हम उसको इस तरीके से फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, तो वो हमने ये फैक्टर के रूप में इसको लिख दिया प्रोडक्ट करके, और इसको इक्वल टू क्या कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये x हो गया, और x-1 का x-2 से करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और फिर प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x, और यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, है ना, जिसके रूट क्या है, 0, 1, 2 है। तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए पेज नंबर 19 में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation having the roots, having the roots, रूट्स दिए हैं इसके प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 2। देखो इसको भी आप लिख सकते हो, देखो इसको कैसे लिखोगे, x-1 यदि रूट है तो 1 लिख दोगे, और यदि -1 रूट है तो क्या लिखोगे, x+1 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 रूट है तो x-2, यदि -2 रूट है तो x+2 लिख दोगे इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ क्वार्टिक कहा है ना, यहाँ पर क्या कहा है, क्वार्टिक। क्वार्टिक का मतलब क्या होता है, क्वार्टिक का मतलब होता है कि 4 डिग्री की इक्वेशन, 4 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, चलो समझ गए होगे आप लोग। तो 4 डिग्री की इक्वेशन हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो मल्टीप्लाई करो, इससे अच्छा फार्मूला लगा दो यहाँ पर a+b a-b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ना कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, माइनस का 4 और माइनस का x, ये हो गया 5, हो गया माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, पेज नंबर 19 में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर कहा गया है फाइंड ए क्वार्टिक इक्वेशन, है ना, क्वार्टिक मतलब 4 डिग्री की इक्वेशन, फाइंड ए क्वार्टिक इक्वेशन, find a quadratic equation having the two double roots, having the two
डबल रूट, टू डबल रूट्स 3 and -3। तो डबल रूट का मतलब तो आप लोग समझ ही गए है ना, मल्टीपल रूट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो डबल रूट का मतलब यह है कि 3 भी 2 बार आया है ना, 3 भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और -3 भी 2 बार आया है ना। तो ये रूट है इसके, 3 3 -3 और -3। तो चलिए इसका आप लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? यदि 3 रूट है तो आप लिखोगे x-3, दूसरा रूट भी 3 है तो x-3, तीसरा रूट -3 है तो x+3 हो जाएगा, चौथा रूट भी x+3 हो जाएगा। इज इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि इक्वेशन फाइंड करना है। 0 कर दिया हमने। अब देखो, a+b का होल स्क्वायर लगाओगे तो थोड़ा सा, या कर सकते हो, देखो ये हो जाएगा आपका x-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों का स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हो x-3 और x+3 का होल स्क्वायर, है ना, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया हमने। a+b बन गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो a² -b² -9 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो इक्वल टू 0। अब a+b का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये हो जाएगा a² यानी कि x⁴ -2ab यानी कि 18x² और प्लस का b² यानी कि 81 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पर कहा गया है फाइंड ए क्वार्टिक इक्वेशन। क्वार्टिक मतलब 4 डिग्री की इक्वेशन। क्वार्टिक इक्वेशन हैविंग द रूट 2, हैविंग द रूट 2 and the triple root 1 and the triple root 1, है ना। तो ट्रिपल रूट का मतलब है कि यहाँ पर भी मल्टीपल रूट की बात कर दी है। एक रूट तो आपका 2 है, और ट्रिपल रूट 1 मतलब 3 बार 1 आया है, इस तरीके से। ये 4 रूट है, तो इनसे बनने वाली इक्वेशन आपको निकालना है, तो अब तो निकाल ही सकते हो आप लोग, है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे, x-2, फिर लिखोगे x-1, फिर x-1, और फिर x-1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x-2, और यहाँ पर हो गया आपका x-1 का होल पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया x-2, और x-1 का होल क्यूब ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखो a³ -b³ -3ab और a-b। तो ये हो जाएगा, चलो लिख लो a-b। ठीक है, x-2, और इसको लिखोगे x³ -1 -3x² और प्लस का 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दो x-2 से, तो ये हो जाएगा x⁴ -x -3x³ प्लस का 3x²। फिर ये हो जाएगा माइनस का 2x³ और प्लस का 2 प्लस का 6x² और माइनस का 3 माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके लिख दो, तो ये हो गया x⁴ और 3x³ वाले ये दो हैं, तो ये हो गया आपका माइनस का 5x³, फिर x⁴ वाले कौन से हैं, 3x² और 6x² यानी कि 9x², फिर x वाले कौन से हैं, माइनस का 6x और माइनस का x, माइनस का 7x हो गया, और फिर कांस्टेंट यानी कि प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये रूट फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। थोड़ा सा इस पर आपको दिमाग लगाना है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। पेज नंबर
19 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखो इस पर क्या कहा गया है। इस पर कहा गया है व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 shall have shall have a डबल रूट। ठीक है, ऐसा कहा है कि क्या कंडीशन होगी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके पास डबल रूट मिल जाए। तो बता सकते हो कि क्या इसके पास कंडीशन होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको करवा दिया है। अब आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो मैं आपको ध्यान दिलवाऊंगा अभी, लेकिन आपको ध्यान आ जाना चाहिए। यदि ध्यान नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप पढ़ाई थोड़ा सा तेज कर दो। मैंने क्लास 1 में आपको बताया था कि यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने इसके लिए श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा है कि हम इसकी x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आप कहते हो कि सर हम इसको निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके हम निकाल सकते हैं। हमको क्या चाहिए, डबल रूट चाहिए, यानी कि एक ही रूट दो बार हमको मिल जाए। तो देखो दो रूट कब मिलेगा, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि इसके लिए कंडीशन होती है कि जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, 0 के इक्वल यदि पुट हो जाए, ये कंडीशन बताया था। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर इस कंडीशन में ये होता है कि जो हमारा एक्स है ये हमको क्या मिल जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस ये 0 के इक्वल पुट हो गया, तो यहाँ पर ये 0 हो गया और बटे में क्या मिल गया, 2a। ठीक है, तो अंडर रूट 0 तो निकल करके आ गया 0, है ना, तो ये हो गया माइनस बी अपान 2a आ गया। तो ये इसका एक रूट मिल गया माइनस बी अपान 2a, लेकिन जो हमारी इक्वेशन है वो कितने डिग्री की है, तो आप कहो कि सर 2 डिग्री की है, तो इसका जो दूसरा रूट है वो भी क्या होगा, तो आप कहो कि सर दूसरा रूट भी इसका माइनस बी अपान 2a होगा, है ना। दोनों सेम रूट आ गए ना। तो ये किस कंडीशन में हुआ, ये हुआ हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हमारा 0 के इक्वल हो। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए, या इसी को ऐसा कह सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाए। ठीक है, यदि ये कंडीशन हो जाती है तो हमको डबल रूट मिल जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को क्लास 1 में ही ये बात बताई हुई थी, ये कंडीशन समझाया था। तो इस तरीके से ये आज की क्लास थी, जो कि कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा था, है ना, बाकी तो सब बेकार के क्वेश्चन थे। तो आप लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, इन कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ के रखिएगा, है ना। जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, इसको तैयार कर लीजिएगा, है ना, स्टेटमेंट इसका क्या कहता है, और पॉलिनोमियल का फैक्टर फॉर्म क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। बाकी आपके एग्जाम में इनके प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस बिल्कुल रिलैक्स रहिए, पढ़ते जाइए, जहां से जो चीजें आती हैं वो मैं बताता जाऊँ। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, आप लोग इसको रिवीजन करिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।